जाइए उत्तर प्रदेश की आखिरी सीमा तक, जहां से उत्तराखंड शुरू होता है, हर जगह आपको वेब सिटी ही की जमीन दिखेगी, मीलों मील। क्या ये बताने की जरूरत है कि जमीन कहां से आई, कैसे आई? चलिए, पूरे के पूरे शहर दे दिए लोगों को। फाइनल कमेंट दे दीजिए, आप और कुछ तो नहीं दे पाए, फाइनल कमेंट दे दीजिए मेहरोत्रा जी। देखिए, आज प्रदेश की सरकार के कैबिनेट की मीटिंग में जो नोएडा घोटाला हुआ है उसकी जांच के आदेश कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो स्मारक और पार्क बनाने के नाम पर बड़े घोटाले हुए हैं, जांच कर दी गई है, और जो चीनी मिलें बेची गई हैं उसकी जांच कर दी गई है। अब जो जांच ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। पाठक जी 30 सेकंड में मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि अगर आप ईमानदारी से जांच करना चाहते हैं तो जो पहले घपला घोटाला हुआ 2G स्पेक्ट्रम की तरह, आप सारे लाइसेंस को निरस्त करते 2G में, आप सारी चीनी मिलों की खरीद बिक्री को निरस्त क्यों नहीं करते? यथास्थिति लागू की जांच क्यों नहीं बढ़ाते? रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने टेबल की है, सीएजी की रिपोर्ट में ये रविराज जी भी मानते हैं कि घपले घोटाले हुए हैं। हाँ। वो एक संवैधानिक संस्था है, कुछ कार्रवाई करते, हाँ। उसके बाद जांच की बात करते। हाँ। नोएडा घोटाले में इसी तरह आरोपी अफसरों को छूट जाने दिया गया। इस मामले में दरअसल ये कहीं न कहीं बचाने की कोशिश है। जी, ये लीपापोती की कोशिश है अमिताभ जी। बहुत छोटी सी संपादकीय टिप्पणी। लेकिन मैं वही कहूंगा कि कोई भी सरकार आए, हाँ, कुछ व्यक्ति में क्वांटम में फर्क हो सकता है, अच्छे और बुरे में, हाँ, लेकिन जो सरकारों को भ्रमित करने वाले तत्व होते हैं ना, लाभ लेने वाले, या हाँ, जिन पर सरकारें फिदा होती हैं, हाँ, जो ऐसे बांके होते हैं जिन पर सरकार नाम की जो स्त्री है वो फिदा हो जाती है, हाँ, वो बांके हर सरकार में वही दिखते हैं। कोई तल हो, पंचम तल हो, या छठवां तल हो। जी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जी, ये सबसे बड़ी दिक्कत राजपाट के इर्द गिर्द मुझे 25 वर्ष में वही लोग दिखे, सरकार हाँ, किसी की रही। हाँ, हाँ। और आज भी बार बार मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को, आज भी वही लोग जो मायावती जी के शासन में बदनाम थे और आपके द्वारा बदनाम थे, वो भी लोग आज सत्ता के कहीं ना कहीं सूत्रधार बने हुए हैं उत्तर प्रदेश जी। और इसीलिए मैंने इस चर्चा को आधे घंटे पहले शुरुआत में यही कहा था कि जो सिंगल विंडो सिस्टम था, लेन देन का सिंगल विंडो सिस्टम, चीजों को आसान बनाने का सिंगल विंडो सिस्टम, वो मायावती की सरकार में भी वही था और इस सरकार में भी यही है। केवल विंडो की इस तरफ देने वाले लोग वही हैं, लेकिन उस तरफ लेने वाले लोग बदल गए हैं। ये आरोप लग रहे हैं मेहरोत्रा जी, और इन आरोपों पर ईमानदारी से विचार करने की जरूरत है। और ये हमारा आज का संपादकीय पक्ष भी। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी आपका, बहुत शुक्रिया मेहरोत्रा जी आपका। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात उत्तराखंड की होगी। कर्ज की गर्त में डूबा उत्तराखंड, विकास हो तो हो कैसे? Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डॉन पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी।
और अब बात करेंगे कर्ज के गर्त में डूबे उत्तराखंड की, जो महज 12 वर्षों में ही 25,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम कर्ज के बोझ के तले दब गया है। यानी सूबे का बच्चा 25,000 रुपए का कर्जदार है। एक तरह से कहे तो सूबा आर्थिक दिवालियापन की कगार पर खड़ा हो गया है। आलम यह है कि उत्तराखंड की सालाना कमाई 21,043 करोड़ रुपए है और खर्च 21,931 करोड़ रुपए, यानी सालाना तौर पर 800 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा। और यही घाटा बढ़ते बढ़ते उत्तराखंड के लिए जी का जंजाल बन चुका है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे दिल्ली स्टूडियोज में हैं। देहरादून आपको लेकर चलेंगे। बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, और कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देहरादून से। अमिताभ जी हमारे साथ इस चर्चा में अपना जैसा फ्री हिट खेलते हैं, पावर प्ले खेलते हैं, वो किरदार निभाएंगे। तो उत्तराखंड में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्म के साथ ही उसके माथे पर चढ़ जाता है कर्ज, पूरे 25,000 रुपए का, क्योंकि गठन के महज 12 वर्षों में ही उत्तराखंड पर 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया और कर्ज का ये आंकड़ा दिनों दिन चौगनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। उम्र करीब 12 साल, आबादी करीब 1 करोड़, कर्ज करीब 25,000 करोड़, प्रति व्यक्ति कर्ज करीब 25,000, सालाना कमाई 21,043 करोड़, सालाना खर्च 21,931 करोड़, सालाना राजस्व घाटा करीब 800 करोड़। ये उसी उत्तराखंड के आंकड़े हैं जिसका गठन 12 साल पहले इस आधार पर किया गया था कि साहब प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करके इन पहाड़ी इलाकों का विकास किया जाएगा। 12 साल गुजरने को हैं, विकास तो दिखा नहीं, अलबत्ता सूबे के सिर पर लदा कर्ज जरूर दिनों दिन बढ़ता गया। राज्य गठन के वक्त महज 4500 करोड़ से शुरू हुआ सिलसिला अब 25,000 करोड़ पहुंच गया। इसकी रफ्तार कितनी तेज थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गठन के दूसरे ही साल कर्ज बढ़कर 8,000 करोड़ हो गया। उम्मीद थी कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे विकास परक योजनाएं परवान चढ़ेंगी, संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा, कमाई बढ़ेगी और कर्ज घटने लगेगा। लेकिन जल्द ही ये सोच मुगालता साबित होने लगी और अगले 5 साल यानी 2002 से 2007 में कर्ज बढ़कर 16,000 करोड़ हो गया। 2007 में बीजेपी की सरकार आई तो एक बार फिर लोगों की उम्मीदें बढ़ी कि चलो ये सरकार कर्ज को कम करेगी। लेकिन ये क्या, टेन्योर खत्म होते होते कर्ज का कारोबार 25,000 करोड़ पहुंच गया। यानी उत्तराखंड में पैदा होने वाला हर बच्चा जन्म से ही 25,000 रुपए का कर्जदार बन जाता है। यहाँ बताना लाजमी है कि उत्तराखंड का कुल बजट करीब 18,000 करोड़ है, जिसमें से 12,000 करोड़ वेतन भत्तों समेत अयोजनागत मदों में खर्च होता है, जबकि योजनाओं के हिस्से आते हैं सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए। नतीजतन विकास कार्यों में मुश्किलें पेश आ रही हैं और राजकोषीय घाटा सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकारें सिर्फ आश्वासनों तक सिमटी रहती हैं। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे, देहरादून सीधे जाएंगे, लेकिन आप दोनों खास मेहमानों से, प्रबुद्ध वक्ताओं से सिर्फ ये गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आज हम उत्तराखंड के हित के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बातचीत करेंगे।
हम पार्टी लाइन के मकर जाल से बाहर निकलेंगे और उत्तराखंड के आम जनता के हित के लिए सार्थक बहस करेंगे, ताकि उत्तराखंड की जनता ये समझ पाए कि जो हुआ सो हुआ, अब इसे कैसे हम रिकवर करें, कैसे हम सिस्टम में लेकर आए, हम इसकी चर्चा करेंगे। मुन्ना सिंह चौहान जी, सही कह रहा हूं मैं? अप्रोच सही है ना? नहीं, आपका बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, हाँ। वो अपने आप में गंभीर चिंता का कारण है। हाँ। और इसे मैं ये कहूंगा, अर्थशास्त्र में एक बात कही जाती है, डी रिसोर्स मोबिलाइजेशन। हाँ। तो कहीं ना कहीं संसाधनों का एक दो पक्ष है। हाँ। जहां तक कई बार हम जब चर्चाएं करते हैं तो संसाधनों की बात करते हैं। हाँ। संसाधन एक ऐसा शब्द है, यदि आज हम अमेरिका की भी बात करेंगे तो वो भी कहेंगे संसाधनों की कमी है। चीन की बात करेंगे, वो भी कहेंगे संसाधनों की कमी है। लेकिन अच्छा गवर्नेंस उसे ही कहा जाता है जो उपलब्ध संसाधनों से हाँ। बेहतर प्रदर्शन कर सके। हाँ, जिसे मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल। यूटिलाइजेशन। डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप हमेशा रहता है, ये मेरे ख्याल से आदिकाल से एक बात चलती रहती है। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से वो गैप को हम कमतर कर सकते हैं। कम कर सकते हैं, केवल कम कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें जिसे आपने कहा कि कम संसाधनों से अधिक लाभ, या उसको हम ये कहें कि हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, जो बेनिफिट्स को है ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। हाँ। तो उसमें बेहतरीन प्रबंधन यही है कि एक बहुत कड़वा सत्य है कि हम जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को हम कट डाउन करें, उसको ट्रिमिंग करें, और जो प्लान एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाएं। विकास का यही मॉडल दुनिया में सब जगह काम करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। विकास का यही मॉडल सब जगह काम करता है। अब प्लान एक्सपेंडिचर कई बार तर्क आते हैं। जब हम लोकतांत्रिक सिस्टम में हैं तो कई बार गवर्नमेंट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट देने की भी बात आती है, सरकारी राजकाज चलाने की भी बात आती है। लेकिन ये बात भी सही है कि सरकारी सिस्टम में यदि हमारा जो सिस्टम है अंडर यूटिलाइज्ड है। हाँ। मुझे इस बात को कहने में भी कोई हर्ज नहीं है। जिस काम को 5 आदमी कर सकते हैं, उस काम की जगह 15 लोग बैठे हुए हैं। हाँ। तो ये जिसे कहना चाहिए फुल एफिशिएंसी के साथ हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सिंह साहब, मैं पूरी विनम्रता से आपको बीच में टोकने की गुस्ताखी कर रहा हूं। प्लान्ड और अनप्लान्ड ये दोनों ठीक बातें हैं, लेकिन जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, अगर वो एक अनुपातिक दर के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है, मैनेजमेंट की भाषा में ये आंकड़ा 5 से 8% या 10% का होता है, तो ये चेक एंड बैलेंसेस के तहत एरर में चला जाता है, भूल चूक लेनी देनी में चला जाता है। इसका एक कंटिंजेंसी फंड होता है, आप उसको रिकवर कर लेते हैं। लेकिन अगर ये 50% बढ़ जाए, अगर ये 60-70% बढ़ जाए, तो भैया ऐसी प्लानिंग किस काम की? धूल डालो ऐसी प्लानिंग पे। यानी कि वो जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो भी अनप्लान्ड हो गया। अतुल जी, मैं इस बात को भी इस रूप में कहूंगा, मेरे ख्याल से आवाज आ रही है। मैं इसको भी इस रूप में कहूंगा कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत एग्जेजरेट करके, इन्फ्लेट करके चीजों को प्लान करने लगते हैं। हाँ, यहां दिक्कत होती है। हाँ, एग्जेजरेट करके। हाँ, और उसमें कई बार हम लोग उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं सड़क निर्माण की बात करूं। हाँ। सड़क निर्माण की बात करूं, होता क्या है, यदि आप 10 वर्षों का, या मैं कहूंगा पूरे 12 वर्ष का ही उत्तराखंड का जो प्लान एक्सपेंडिचर है और जो नियोजन है उसको उठा करके देखेंगे, उसके ब्लूप्रिंट को उठा करके देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा। मान लीजिए रोड सेक्टर की मैं बात करता हूं, तो रोड सेक्टर में यदि 5,000 करोड़ का इंतजाम है तो 15,000 करोड़ रुपए की या 35,000 करोड़ रुपए की सड़कें सैंक्शन है। इसे हम लोग कहते हैं स्पिल ओवर। कि प्लानिंग में एक स्पिल ओवर आपने जनरेट कर दिया, उससे जो आने वाले समय में आप नियोजन करेंगे वो एक तरीके से, जैसे हम बहुत कोलोकियल साधारण भाषा में कहेंगे कि जो आपके एस्टिमेट्स है वो सारे के सारे एस्टिमेट बर्स्ट करके, एक्सीड करके वो अपने सीमाओं से बाहर। फिर इसके उपाय करने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की होती है ना। ट्रिपल पी मोड जो यहां पर आता है, ट्रिपल पी मोड जो यहां पर है, जो आप इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, वो इसी की तो भरपाई करने के लिए करवाते हैं ना। सरकार को सोचना पड़ेगा इस चीज के लिए।
Yes, yes, no doubt. It is a poor case of financial management. हाँ. It is a poor case of बिल्कुल financial सही कह रहे हैं, management. यही मैं भी कह रहा हूं। और यदि इस सिस्टम पर लगाम नहीं लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा नियोजन है हाँ। वो नियोजन पूरी तरह डिरेल हो जाएगा। होता क्या, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं, आम आदमी की भाषा में मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हाँ। उसको लगता है हम जाकर के घोषणा करते हैं आई फॉर वन, मैं